हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद। आज इस वीडियो में हम HTML5 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसी के साथ कुछ एलिमेंट्स या फिर टैग्स को ऐड करना सीखेंगे। ये वीडियो पहले वीडियोस का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, प्लीज प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिएगा। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हम आ गए हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। आई होप आप सभी ने पहले का वीडियो देख लिया होगा। तो चलिए एक HTML फाइल बना लेते हैं। मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जो प्लस सिंबल दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और index.html लिख लूंगा इस तरीके से। और मैंने आप सभी को बताया था कि किस तरह से HTML5 का जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होता है वो शॉर्टकट तरीके से हम लिख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा और टैब दबा दूंगा, तो ये जो हमारा पूरा HTML5 का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है वो रेडी होके आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है HTML एट्रीब्यूट्स, उसके साथ हमको पता है कि HTML के अंदर हमको कुछ कोड लिखने के लिए हमको एलिमेंट्स का यूज में लेना पड़ता है। एलिमेंट्स यानी एक ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और उसके साथ कुछ कंटेंट। हमने पिछले वीडियो में HTML हेडिंग्स के बारे में पढ़ा था कि अगर आपके वेबसाइट के अंदर कुछ हेडिंग्स लिखना है तो हमको H1 से लेके H6 तक का टैग्स मिलता है, राइट। तो देखिए, मैं यहाँ पे H1 का इस्तेमाल करने वाला हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम टू पेन प्रोग्रामर, इस तरीके से। अगर ये डॉक्यूमेंट हमको प्रीव्यू करना है तो किस तरीके से करूंगा, हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था, दैट इज लाइव सर्वर। तो देखिए, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहाँ पे हमने H1 एलिमेंट का यूज कर लिया है। अभी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स एक एलिमेंट्स की एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब जो चीज़ हमको एडिशनली ऐड करना पड़ता है किसी भी एक एलिमेंट्स के अंदर, जो हमको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता। इन एग्जांपल देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट रेड कलर में आए, तो HTML तो हमको ब्लैक कलर में दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है पूरा टेक्स्ट रेड कलर में दिखे, राइट, तो ये जो रेड कलर है वो मैं एडिशनली ऐड कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं इस पर प्रोवाइड करूंगा तो उसी को बोला जाएगा एट्रीब्यूट्स। यानी HTML एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स को एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि उनका बिहेवियर हो गया या फिर स्टाइल हो गया या फिर इंटरेक्टिविटी हो गया। और HTML एट्रीब्यूट्स को एक नाम और एक वैल्यू से डिफाइन किया जाता है। यानी अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना है पर्टिकुलर एक एलिमेंट के अंदर, तो मुझे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिखने के लिए एक नाम देना पड़ेगा जो उस एट्रीब्यूट का नाम होगा, और उसके साथ साथ इक्वल टू देके डबल कोट के अंदर उसका वैल्यू देना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। तो ये जो हो गया, ये एट्रीब्यूट्स का नाम होगा और इक्वल टू के बाद जो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है ना, एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू होगा वो पास करना पड़ेगा मुझे। तो कुल मिला के बात यही हुआ कि HTML के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। एट्रीब्यूट्स नेम एंड वैल्यू पेयर में आते हैं, यानी यहाँ पे नाम देना पड़ेगा और इसके अंदर एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू है वो दे देना पड़ेगा, राइट। और उसके साथ साथ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा ओपनिंग जो टैग होते हैं उसके अंदर ही लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट डालना होगा तो मुझे ओपनिंग टैग के अंदर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ना कि क्लोजिंग टैग के अंदर। ओके, तो ये जो HTML5 का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स कहाँ पे है? देखिए, यहाँ पे जो लैंग लिखा हुआ है, लैंग एक एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट? HTML टैग का एट्रीब्यूट। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखिए, मेटा जो टैग लिखा हुआ है इसके अंदर भी एक एट्रीब्यूट का यूज में लिया गया है। देखिए, इसका नाम क्या है? कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट या फिर आप बोल सकते हैं कैट सेट, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका वैल्यू क्या है? वैल्यू है UTF-8। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखिए और एक मेटा टैग दिया गया है जिसके अंदर नेम है। नेम एक एट्रीब्यूट का नेम है और जो व्यू पोर्ट है वो इस एट्रीब्यूट का वैल्यू है, राइट। यहाँ पे कंटेंट दिया गया है और यहाँ पे जो भी मतलब डबल कोट के अंदर आपको वैल्यू दिख रहा है, ये कंटेंट एट्रीब्यूट का वैल्यू है। बहुत बढ़िया। आई होप एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे उनका अच्छे से यूज करके हम प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बढ़िया। HTML लिंक्स को हाइपरलिंक्स भी बोला जाता है, यानी आप एक लिंक्स पे क्लिक करके किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। इन एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे आ गया पेन प्रोग्रामर की वेबसाइट के अंदर और मैं अभी होम पेज के अंदर हूँ। अगर मैं यहाँ पे अबाउट के अंदर क्लिक करूंगा, यहाँ पे हाइपरलिंक लगा हुआ है,
तो इस पे क्लिक करने के बाद मैं अबाउट वाले जो पेज है उसके अंदर पहुंच जाऊंगा। और यहाँ से अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा मैं होम पेज के अंदर चला जाऊंगा। तो यहाँ पे हाइपरलिंक्स लगा हुआ है, यहाँ पे भी हाइपरलिंक्स लगा हुआ है। तो इसी के मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि नेविगेशन करने के लिए आपके वेबसाइट के अंदर ही नेविगेट करना पड़ेगा, आप यहाँ से थर्ड पार्टी किसी दूसरी वेबसाइट के अंदर भी जा सकते हैं। तो देखिए HTML के अंदर लिंक्स को ऐड करने के लिए हमको एंकर टैग मिलता है। एंकर टैग यानी ए टैग, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है ना, तो ये एक टैग है जिसको हम एंकर टैग बुलाते हैं। ओके, इस एंकर टैग की मदद से हम HTML पेज के अंदर लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए मैं H1 के नीचे आऊंगा और यहाँ पे ए टैग को इस तरीके से ओपन कर दूंगा और यहाँ पे ए टैग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा क्योंकि हम VS कोड यूज कर रहे हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स से गो टू google.com, इस तरीके से मैं सेव कर दूंगा। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करूँ तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए वेलकम टू पेन प्रोग्रामर आ रहा है, उसके साथ साथ गो टू google.com आ रहा है। तो अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूँ, क्या कुछ हो रहा है, क्या मैं google.com पे पहुंच रहा हूँ? नहीं, ये जो हाइपरलिंक है या फिर नेविगेशन है वो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? हमने तो टैग प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। देखिए एंकर टैग यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है और इसका कंटेंट भी है, लेकिन ये नेविगेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके अंदर हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स को नहीं डाला। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स मतलब मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हर एक टैग्स का एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं, तो एंकर टैग का भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा। नहीं तो एंकर टैग को पता कैसे चलेगा कि इस टेक्स्ट के अंदर क्लिक करने से किसी एक पेज पर रीडायरेक्ट करना है? तो ये जो चीज है वो हम एडिशनली ऐड करेंगे। और इसके अंदर लिंक्स को ऐड करने के लिए हमको एक एट्रीब्यूट मिलता है, डेट इज href। href किस लिए यूज में लिया जाता है? ताकि इस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो पेज खुलना चाहिए या फिर ओपन होना चाहिए, उस पेज का जो लिंक है या फिर URL है वो हमको यहाँ पे पास कर देना है href एट्रीब्यूट के अंदर। हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि हर एक टैग के अंदर अगर हमको एट्रीब्यूट डालना है तो हम ओपनिंग टैग के अंदर डालेंगे और जो एट्रीब्यूट का नाम होता है उसके साथ वैल्यू देना पड़ता है। तो देखिए हमको नाम तो पता चल गया कि एट्रीब्यूट का नाम है href। इस href को हमको ओपनिंग टैग के अंदर दे देना है। देखिए टैग कुछ इस तरीके का था, मैंने यहाँ पे एक स्पेस लगाया और यहाँ पे हमको लिख देना है href। href क्या है? अगेन एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, देखिए मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाऊंगा और जो डबल कोट है वो खुद ब खुद आ गया VS कोड के वजह से। तो देखिए ये जो href है, href क्या है? एट्रीब्यूट का नाम है। और ये जो डबल कोट है, डबल कोट के अंदर हमको एट्रीब्यूट का वैल्यू देना है। यहाँ पे वैल्यू कौन सा देना है? इस टेक्स्ट के अंदर क्लिक करने के बाद कौन सा पेज खुलना चाहिए उसका URL। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे जो गूगल का फुल URL होता है मैं वो दे देता हूँ, https:// और यहाँ पे google.com मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो क्या ये अभी क्लिक करने से खुल जाएगा? यस, खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से। क्या डिफरेंट? यहाँ पे अंडरलाइन आ गया है और इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो गया। तो देखिए अगर मैं इसके अंदर हवर करूंगा, हवर यानी मेरा जो कर्सर है इसके ऊपर ले जाऊंगा तो ये हैंड पे कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने से क्या होगा? देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पे हमारे सामने google.com जो है खुल गया है। बहुत बढ़िया। तो चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे फिर से एंकर टैग को इस तरीके से ओपन करूंगा, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से गो टू पेन प्रोग्रामर। ओके, मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे देखिए क्या अभी क्लिक करने से कुछ काम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे एट्रीब्यूट नहीं डाला। तो चलिए एट्रीब्यूट को ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा href और इसके अंदर हमारा जो पेन प्रोग्रामर का वेबसाइट का URL है वो हमको यहाँ पे पास कर देना है एज ए वैल्यू। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा https:// और यहाँ पे penprogrammer.com मैं सेव कर दूंगा और यहाँ पे आऊंगा। देखिए कुछ इस तरीके से इस पे भी अंडरलाइन आ चुका है। तो अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा तो देखिए पेन प्रोग्रामर का जो भी वेबसाइट है वो खुल गया है। बहुत बढ़िया। क्या ये जरूरी है कि एंकर टैग के अंदर href एट्रीब्यूट देना ही पड़ेगा? यस, ये जो एट्रीब्यूट दिख रहा है ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। यानी अगर आपको एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो आपको एंकर टैग के साथ href एट्रीब्यूट डालना ही पड़ेगा। मतलब नहीं तो इन टेक्स्ट को पता कैसे चलेगा कि कौन से पेज खुलना चाहिए इसके अंदर क्लिक होने से। और उसके साथ साथ मैं और एक चीज बता देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया गो टू पेन प्रोग्रामर। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके अंदर h1 टैग को भी यूज कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने h1 से इसको बना दिया। तो देखिए गो टू पेन प्रोग्रामर बहुत बड़ा दिख रहा है, h1 एलिमेंट के साथ आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा स्टिल ये काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
तो देखिए एंकर टैग के अंदर और भी कुछ एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। यहाँ पे एक टेल है, टेल के साथ साथ और एक होता है मेल टू करके, ठीक है। ये किस लिए लिखा जाता है, तो देखिए मैं इसके नीचे आऊंगा और एक एलिमेंट बना लूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एंकर टैग को ओपन किया, एंकर टैग को कुछ इस तरीके से क्लोज कर दूंगा और लेट से मैं यहाँ पे H4 से बनाता हूँ, लेट से कॉल मी एट, और यहाँ पे मैं एक नंबर देता हूँ रेंडमली, ठीक है। मैंने इस तरीके से नंबर दे दिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये क्या फंक्शनल होगा, नहीं होगा, क्यों, अगेन यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट नहीं डाला। तो मैं यहाँ पे href को डाल दूंगा और मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इस टेक्स्ट के अंदर क्लिक करे उसका जो डायलर पेड है वो ओपन हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर ये जो नंबर है वो बाय डिफॉल्ट इनपुट होता हुआ दिखे उनको, मतलब जब भी आप इस टेक्स्ट के अंदर क्लिक करेंगे तो आपका जो फोन का डायलर पेड है वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर ये जो नंबर है ना वो बाय डिफॉल्ट टाइप्ड होता हुआ दिखेगा आपको। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टेल लगाऊंगा, TEL, और यहाँ पे कॉलन लगाना है और ये जो नंबर है इसको आपको इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पे आप चाहते हैं तो कंट्री कोड भी लगा सकते हैं इस तरीके से, ताकि यूजर अगर बाहर से है तो उनको डायरेक्टली कंट्री कोड अलग से ना डालना पड़े, यहाँ पे डायरेक्टली कॉल कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा लिंक। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा। अगर मैं ओपन पिकअप एन ऐप पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन से ऐप से आप इस मतलब फोन है उसको ओपन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन आपके फोन के अंदर डायरेक्ट डायलर पेड खुल जाएगा और इसके अंदर ये जो नंबर है वो बाय डिफॉल्ट टाइप्ड आएगा, राइट। और एक होता है मेल के लिए। तो देखिए मैं यहाँ पे और एक एंकर टैग बनाऊंगा और इसके अंदर दोबारा मैं H4 लिखूंगा इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल मी एट लेट्स से imdad@penprogrammer.com, कुछ इस तरीके से। देखिए क्या ये अभी भी फंक्शनल होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर href नहीं डाला। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा href और इसके अंदर मैं लिखूंगा मेल टू। पहले क्या लिखा था, पहले लिखा था टेल यानी टेलीफोन के लिए, और अभी जो है मेल टू मेल करने के लिए होगा। तो देखिए ये जो ईमेल है मैं यहाँ से कॉपी करके इस तरीके से ऊपर पेस्ट कर दूंगा और सेव कर दूंगा, और इसका जो आउटपुट है देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इस पे अंदर क्लिक करूंगा तो मेरा जो मेल बॉक्स है वो खुल जाएगा और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा जो ईमेल है वो यहाँ पे आ जाएगा कि किसको सेंड करना है। तो देखिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, और हाइपर लिंक जो है वो पूरे टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट कर रहा है। देखिए अगर मैं कॉल मी ये जो टेक्स्ट है ना इसके ऊपर भी मतलब क्लिक करूंगा तब भी ये काम कर जाएगा। अगर मैं मेल मी एट पे क्लिक करूंगा तब भी ये काम कर जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है सिर्फ लिमिटेड टेक्स्ट के अंदर हो, यानी जो कॉल मी एट है इसका जो फंक्शनैलिटीज है वो सिर्फ इस नंबर के ऊपर क्लिक करने से हो, और जो मेल मी एट है वो सिर्फ इस ईमेल के ऊपर क्लिक करने से हो, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करने से नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं किस तरीके से लिमिटेड बना सकता हूँ उसको देखिए। ये जो पूरा एंकर टैग है ओपनिंग वाला, इसको मैं यहाँ से कट करूंगा और इससे पहले लगा दूंगा, और ये जो क्लोजिंग टैग है मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, और यहाँ पे जो क्लोजिंग टैग है इसके अंदर मैं ये जो नंबर है इसको पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए मैं सेव करता हूँ, और इसके अंदर ये यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये काम नहीं करेगा, मुझे नंबर के ऊपर ही क्लिक करना पड़ेगा। ये किस लिए हुआ, हमने पढ़ा था पहले वीडियो में। देखिए ये हमारा टैग है ओपनिंग टैग, ये हमारा क्लोजिंग टैग है, और इसका कंटेंट कौन है, सिर्फ ये वाला जो टेक्स्ट है ये। पहले कौन था कंटेंट, पूरा जो टेक्स्ट था वो एंकर टैग का कंटेंट था। अभी कंटेंट कौन है, सिर्फ इतना पोर्शन। तो इसीलिए ये जो काम है इसके ऊपर क्लिक करने पे ही होगा, ना कि इसके ऊपर। बहुत बढ़िया। देखिए अगर जो ये ईमेल है, ईमेल को भी मैं सेम तरीके से लिखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको कट करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इसका जो एंकर टैग है मतलब जो क्लोजिंग वाला एंकर टैग इसको रिमूव करूंगा, और यहाँ पे जो क्लोज हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको मैं इसकी कंटेंट बना दूंगा, इस तरीके से सेव कर दूंगा, और हमारा जो हाइपर लिंक है वो लिमिटेड हो जाएगा सिर्फ इस टेक्स्ट के ऊपर। देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो काम नहीं करेगा। तो सीखा आपने किस तरीके से एंकर टैग बनाया जाता है, उसके अंदर href एट्रीब्यूट को किस तरीके से यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो देखिए href के अंदर और भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है टारगेट। टारगेट किस लिए लिखा जाता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया था कि गो टू पेन प्रोग्रामर, और इसका आउटपुट कुछ इस तरीके का दिख रहा था। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो गौर करिएगा ये जो टैब है ना ये रिप्लेस हो जाएगा। गौर करिएगा ये जो पेज है ना ये पेज रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये जो पेज है हमारा वो रिप्लेस होके penprogrammer.com खुल गया। सिमिलरली अगर मैं google.com पे क्लिक करूंगा तो ये जो पहले का पेज था वो रिप्लेस होके google.com खुल गया। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं कुछ इस तरीके का चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करने से ये जो पेज है जैसा है वैसा ही रहे, और इसके साथ साथ और एक टैब ओपन हो जाए और इसके अंदर न्यू जो लिंक है वो ओपन हो जाए। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, उसके लिए हमको मिलता है टारगेट एट्रीब्यूट।
तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से टारगेट लिख दूंगा और डबल कोट के अंदर हमको लिखना है अंडरस्कोर ब्लैंक। तो देखिए मैंने ब्लैंक लिख दिया, मैं सेव करूंगा और यहाँ पे ये सिर्फ पेन प्रोग्रामर पे लगा हुआ है तो ऊपर वाला जो है वो उस पर काम नहीं करेगा। तो देखिए मैं पेन प्रोग्रामर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, पहले का जो पेज है वो अभी भी बरकरार रहा और उसके साथ साथ न्यू एक टैब ओपन हुआ और इसके अंदर पेन प्रोग्रामर खुल गया। अगर मैं सेम चीज google.com के साथ चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आऊंगा। देखिए ये हमारा पहला एट्रीब्यूट है, दूसरा एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे लगा दूंगा टारगेट और इसके अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक लगा दूंगा। मैं यहाँ पे सेव करूंगा। अभी देखिए अगर मैं google.com पे क्लिक करता हूँ तो google.com दूसरे एक टैब के अंदर ओपन होगा। क्या ये चीज समझ में आया? बहुत बढ़िया। टारगेट के अंदर कुछ 4-5 वैल्यूज होते थे पहले, अभी उन सब वैल्यूज को डिप्रिशिएट किया गया है। अभी जो है वो ब्लैंक है और सेल्फ है। सेल्फ क्या होते हैं? जो बाय डिफॉल्ट हमको बिहेवियर दिखता है ना, देखिए मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, बाय डिफॉल्ट हमको क्या मिला था, ये जो पेज है ये पेज रिप्लेस हो जाता था और जो google.com में खुल जाता था। तो वो जो चीज है ना, वो जो फंक्शनलिटीज है उसी को सेल्फ बोला जाता है। तो सेल्फ अगर यहाँ पे आप मेंशन करते हैं तब भी काम करेगा, अगर मेंशन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट टारगेट के अंदर सेल्फ ही जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उसी सेम पेज के अंदर रिप्लेस होके google.com खुल गया। तो यही होता है सेल्फ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए तीसरा एक एट्रीब्यूट होता है टाइटल। टाइटल किस लिए लिखा जाता है? देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पेन प्रोग्रामर वेबसाइट। इस तरीके से पेन प्रोग्रामर्स वेबसाइट। ओके, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये डिफरेंट क्या होगा? देखिए मैं बैक जाता हूँ तो देखिए मैं इसके अंदर हवर करता हूँ। हवर करने के बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छोटा करके आ रहा है पेन प्रोग्रामर्स वेबसाइट, राइट। तो ये जो काम है ये टाइटल एट्रीब्यूट के मदद से हुआ। अगर मैं इसके अंदर हवर करूंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इसके अंदर टाइटल एट्रीब्यूट पास नहीं कर रखा है मैंने। अगर मैं इसको उस पर भी सेम चीज चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइटल लगाऊंगा और यहाँ पे लिखता हूँ गो टू या फिर गूगल्स वेबसाइट। गूगल्स वेबसाइट मैंने इस तरीके से लिख दिया और मैं सेव करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, हवर करूंगा और यहाँ पे देखिए गूगल्स वेबसाइट दिख रहा है आपको। ये जो टाइटल एट्रीब्यूट्स है इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि आपको यहाँ पे एक टूल टिप दे देता है। ओके चलिए, और क्या होते हैं? और होते हैं डाउनलोड्स। डाउनलोड किस लिए यूज में लिया जाता है इसको समझाने के लिए मुझे एक इमेज चाहिए होगा। तो देखिए मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे एक इमेज सर्च कर लेता हूँ, जैसे सैंपल इमेज, कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। लेट्स से मैं अनस्प्लैश पे जाता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे ये वाला जो इमेज है ये चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब करूंगा तो यहाँ पे मुझे यूआरएल मिल जाएगा, बहुत बड़ा यूआरएल। क्या मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ? देखिए अगर मैं यहाँ से इतना पोर्शन कर दूंगा, हाँ तब भी चल जाएगा। देखिए मुझे यूआरएल मिल गया है। ये जो है ये एक इमेज का यूआरएल है। मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हमारे डॉक्यूमेंट पे आऊंगा और यहाँ पे मैं नीचे एकदम लास्ट पे H4 के बाद मैं यहाँ पे एक एंकर टैग बनाऊंगा, ठीक है। एंकर टैग बना दिया और इसके अंदर मैं लिखता हूँ डाउनलोड इमेज, इस तरीके से लिख दिया। क्या ये डाउनलोड इमेज काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने अगेन href एट्रीब्यूट नहीं लगाया। तो href लगाना है और इसके अंदर जो यूआरएल हमने कॉपी किया है मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया और उसके साथ साथ href के साथ साथ हमको यहाँ पे डाउनलोड लगाना है। तो देखिए डाउनलोड का वैल्यू आप जो भी आपका फाइल का नाम चाहिए आप उसका नाम जो है यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी के लिए लेट्स से फ्लावर दे देता हूँ। ओके, मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे आ गया, डाउनलोड इमेज का यूआरएल यहाँ पे आ गया है। तो देखिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये चीज लोकल सिस्टम के लिए हो रहा है आई थिंक, बट ये अगर होस्टेड वेबसाइट होता ना तब ये इमेज ओपन ना होके डाउनलोड होता हुआ दिखता आपको, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका कोड सही है, यहाँ पे डाउनलोड दे देने से ये वाला जो इमेज है डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन लोकल सिस्टम पे नहीं होता है। मतलब गूगल क्रोम के अंदर ये चीज नहीं होता है। आप किसी दूसरे ब्राउजर पे यूज कर लीजिएगा, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये वेबसाइट अगर होस्टेड होता तो ये मतलब डाउनलोड हो जाता है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव यूआरएल है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूआरएल्स क्या होते हैं देखिए, मैं सिंपल से समझाने की कोशिश करूंगा। जो यूआरएल्स आपके वेबसाइट का हिस्सा है उसको रिलेटिव यूआरएल बोला जाता है। देखिए जो भी यूआरएल आप इसके अंदर पास करेंगे वो अगर आपकी वेबसाइट का हिस्सा होगा, लेट्स से मैं यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं about.html लिख दिया, ठीक है। देखिए और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से h1 के साथ अबाउट पेज, सेव कर देता हूँ। और इसके अंदर मैं यहाँ पे और एक एंकर टैग बनाता हूँ और इसके अंदर बोल देता हूँ कि about.html के अंदर जाओ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ go to about,
ठीक है, मैं सेव करूंगा और यहाँ पे देखिए गो टू अबाउट का लिंक आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर क्लिक करता हूँ, देखिए अबाउट पेज खुल गया, लेकिन ये जो यूआरएल है ये यूआरएल आपकी वेबसाइट का ही है, ये किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूआरएल नहीं है। ये वेबसाइट या फिर ये जो पेज है ये पेज आपके वेबसाइट का हिस्सा है, तो उसी को बोला जाएगा रिलेटिव यूआरएल। लेकिन ये जो यूआरएल है वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट का होता है, लेट्स से थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर डॉक्यूमेंट को हम एब्सोल्यूट यूआरएल बोलते हैं। ठीक है, जो यूआरएल आपकी वेबसाइट का हिस्सा होगा उसको बोला जाएगा रिलेटिव यूआरएल, जो यूआरएल आपकी वेबसाइट का हिस्सा नहीं होगा उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट यूआरएल। यहाँ पे देखिए मैंने https google.com लिखा है, यानी ये एक एब्सोल्यूट यूआरएल है। यहाँ पे मैंने penprogrammer.com लिखा हुआ है फुल यूआरएल के साथ, तो ये एक एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाएगा। यहाँ पे मैंने about.html लिखा है, यहाँ पे ना तो फुल यूआरएल है ना तो और कुछ है, डायरेक्टली मैंने फाइल का नाम लिख दिया और ये जो फाइल है ये हमारे इस वेबसाइट के अंदर मौजूद है, यानी इस वेबसाइट का हिस्सा है, तो इसको बोला जाएगा रिलेटिव यूआरएल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा HTML इमेजेस। HTML के अंदर किस तरह से आप इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पूरा चीज़ है मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़रूर, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इमेजेस बनाने के लिए हमको HTML के अंदर img टैग मिलता है, जिस तरीके से एंकर टैग मिलता था उसी तरीके से img एक टैग मिलता है इमेजेस को ऐड करने के लिए। ओके, देखिए ये सारे img टैग का एट्रीब्यूट्स है। तो देखिए img एक एम्प्टी एलिमेंट होता है। अभी एम्प्टी एलिमेंट क्या होता है, पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जिस एलिमेंट के अंदर कंटेंट नहीं होता उसी को एम्प्टी एलिमेंट बोला जाता है, और एम्प्टी एलिमेंट सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ img को VS कोड ने क्लोज करके नहीं दिया, क्यों? क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं और इसके अंदर हम किसी भी तरह का कंटेंट पास नहीं करते हैं, तो इसीलिए इसको एम्प्टी एलिमेंट्स बोला जाता है, राइट। तो देखिए अगर मैं इस तरीके से लिख दूंगा img, तो क्या ये इमेज आ जाएगा हमारे पेज के अंदर? नहीं आएगा। देखिए मैं दोबारा उस पेज के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने से यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा आपको। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि img के अंदर भी एट्रीब्यूट्स पास करना जरूरी होता है। एटलीस्ट src एट्रीब्यूट तो आपको पास करना ही पड़ेगा किसी भी एक इमेज को यहाँ पे लाने के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है src का फुल फॉर्म होता है सोर्स यानी आप इमेज कहाँ से ला रहे हैं। ओके, तो देखिए ये जो हमारा यूआरएल है, पहले का यूआरएल, मैं इसी को कॉपी करूंगा। इस तरीके से कॉपी करने के बाद src के अंदर पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से, तो अभी ये आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे जाऊंगा, पेज लोड हो रहा है और यहाँ पे हमारा इमेज जो है वो आ गया है, लेकिन इमेज बहुत बड़ा दिख रहा है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमको दो एट्रीब्यूट्स और मिलते हैं, एक होता है विड्थ, दूसरा होता है हाइट। विड्थ हमको पता है क्या होता है, हॉरिजॉन्टली जो हमारा साइज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए विड्थ का यूज किया जाता है, राइट। तो देखिए मैं विड्थ को दे देता हूँ लेट्स से 400। ओके, 400 मैंने यहाँ पे इस तरीके से सेव कर दिया और इसका जो विड्थ है वो 400 के अंदर एडजस्ट हो गया। देखिए उसके साथ साथ हमको हाइट भी मिलता है। हाइट क्या है? एक एट्रीब्यूट है। तो देखिए मैं इस तरीके से हाइट को पास कर देता हूँ। अगर मैं मान लीजिए हाइट को 500 बना देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैंने सेव नहीं किया डॉक्यूमेंट को, ये जो विड्थ है ये 400 है। 400 के अकॉर्डिंग जितना भी हाइट लेना चाहिए इमेज को वो ऑटोमेटिकली ले रहा है, क्योंकि हमने अभी तक हाइट को मेंशन नहीं किया। मेंशन किया है बट सेव नहीं किया, राइट। तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखिए मैं सेव कर देता हूँ। ये जो विड्थ है इसके अंदर हमने 400 पास कर रखा था, तो इसका जो हाइट है वो 400 के अकॉर्डिंग जितना भी लेना चाहिए वो ऑटोमेटिकली HTML डिसाइड करके ले लेगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर हाइट को पास कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये जो इमेज है ये 400 विड्थ लेगा और हाइट जो है 500 ही लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो मैं इसको सेव करूंगा तो देखिए हमारा जो हाइट है वो 500 आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा जूम्ड इन है, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो देखिए ये जो विड्थ है ये 400 ले रहा है और इसका जो हाइट है 500 ले रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हाइट है हाइट ऑटोमेटिकली ले ले विड्थ के अकॉर्डिंग, तो आप इस एट्रीब्यूट को मत दीजिए, ठीक है। मैं इस तरीके से सिर्फ विड्थ पास कर देता हूँ, तो ये जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा इमेज की जो एस्पेक्ट रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड करके। सिमिलरली अगर मैं हाइट को पास कर देता हूँ, विड्थ को ना पास करूँ,
तो हाइट के अकॉर्डिंग विड्थ ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो देखिए हाइट मैंने 500 पास कर रखा है, तो 500 का हाइट ले लिया, लेकिन विड्थ उसके अकॉर्डिंग जितना लेना चाहिए था इमेज को वो ऑटोमेटिकली ले रहा है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। और उसके साथ साथ हमको और एक एट्रीब्यूट मिलता है ऑल्ट। ऑल्ट यानी ऑल्टरनेट या फिर ऑल्टरनेटिव आप बोल सकते हैं। देखिए मैं ऑल्ट एट्रीब्यूट को इस तरीके से लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, अगर कभी भी ये जो इमेज है ये इमेज सर्वर से गायब होता है या फिर किसी वजह से ये जो इमेज है ये लोड नहीं हो पाता है, तब यहाँ पे जो टेक्स्ट आप देंगे वो टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल कर देगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से माई इमेज 1, इस तरीके से लिख दिया। और ये जो ing टैग है मैं इसको लेट्स से 4 बार रिपीट कर देता हूँ। 4 बार रिपीट करने से कुछ इस तरीके से दिखा, राइट। ये जो इमेज है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मैं इस तरीके से इसके अंदर नाम भी पास कर देता हूँ। देखिए मैंने इसका नाम भी सेट कर दिया। अगर मैं यहाँ से लेट्स से जो थर्ड वाला इमेज है ना हमारा, इसके यूआरएल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, यानी ये यूआरएल बन गया अभी गलत। इस यूआरएल के अंदर इमेज नहीं मिलेगा इसको। अगर नहीं मिलता है तब हमको ये नोटिफाई करेगा कि ये जो माई इमेज 3 है ना, ये इमेज लोड नहीं हो पाया। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो देखिए माई इमेज 3 जो है ब्रोकन इमेज के साथ आ रहा है, यानी जो इमेज 3 है वो सर्वर पे अवेलेबल नहीं है या फिर कुछ वजह से वो इमेज लोड नहीं हो पाया। तो ये जो वॉल्ट है, वॉल्ट एट्रीब्यूट, ये क्या करता है, कभी भी अगर ये इमेज सक्सेसफुली लोड नहीं हो पाता तो आपको नोटिफाई कर देगा कि ये जो पर्टिकुलर इमेज है वो सर्वर पे या फिर लोड नहीं हो पाया किसी वजह से। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे अगला जो टॉपिक है हमारा इमेज एज ए लिंक, यानी आप जो लिंक है, लिंक जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट के अंदर ही लगा सकते हैं, आप किसी भी इमेज के अंदर भी लिंक को लगा सकते हैं। तो देखिए मैं इनको दोबारा क्लीन कर देता हूँ। मैं सारे जो इमेज एलिमेंट्स है इसको हटाऊंगा और सिर्फ एक रहने दूंगा। और मैं चाहता हूँ इस इमेज पे क्लिक करने के बाद मान लीजिए कि पेन प्रोग्रामर का जो वेबसाइट है वो खुल जाना चाहिए। ओके, देखिए किस तरीके से लगाऊंगा। ये जो इमेज है, इमेज के ठीक ऊपर मैं यहाँ पे एंकर टैग को इस तरीके से ओपन कर दूंगा और ये जो क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग टैग में इमेज के बाद लगाऊंगा ताकि ये जो इमेज है पूरा ये इसका कंटेंट बन जाए, राइट। तो देखिए मैं इसके अंदर href एट्रीब्यूट को लगाऊंगा और यहाँ पे मैं फुल जो हमारा यूआरएल है वो पास कर दूंगा कुछ इस तरीके से, penprogrammer.com लिख दिया मैंने। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि ये जो यूआरएल है वो किसी दूसरे टैब के अंदर खुले, तो मैं यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इसके साथ मैं यहाँ पे ब्लैंक पास कर दूंगा, ब्लैक नहीं ब्लैंक। ओके, तो देखिए हमारा जो कोड है वो रेडी है। देखिए अभी इस पे कोई भी कुछ भी तरह का फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे हवर करेंगे ना तो ये जो कर्सर है ये आपको कुछ इस तरीके का हैंड पे कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। तो देखिए मैं बाहर हूँ, यहाँ पे कर्सर आ गया, मैं इसके अंदर जाऊंगा तो ये हैंड पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ क्या होना चाहिए, पेन प्रोग्रामर का वेबसाइट खुलना चाहिए और एक टैब के अंदर। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, पेन प्रोग्रामर का वेबसाइट खुल गया। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्टेक्ट पेज खुले तो देखिए ये जो पूरा यूआरएल है इसको आपको कॉपी करना है और इसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो देखिए अभी क्या हुआ, यहाँ पे www आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, वो आपके ऊपर है। देखिए https:/contact के अंदर जाना चाहिए। मैं रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे बैक जाऊंगा, सॉरी यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पेन प्रोग्रामर का जो कॉन्टेक्ट वाला पेज है वो खुलना चाहिए। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए लोड हो रहा है पेज और यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाला जो पेज है वो खुल के आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और इसी के साथ हमारा जितने भी टॉपिक्स था आज के लिए वो सारे क्लियर हो चुके हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इनको एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। पेन प्रोग्रामर के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।